नमस्कार दर्शक मित्रों, आज फिर एक बार हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जिसको कहते हैं कि आघातजनक इस तरह के बनाव जो खास करके लड़के और ज्यादातर लड़कियों के दिमाग के ऊपर असर छोड़ते हैं, इनको नर्वस करते हैं और सीधी चल रही गाड़ी को पटरी से उतार देते हैं। फिर एक बार विषय के लिए विषय निष्णात हमारे साथ आज जुड़ी है, जो आपको परिचय की मोहताज नहीं, फिर भी रश्मि जी खुद एक काउंसलर है, एजुकेशनिस्ट है और इस तरह के किस्से जहां भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि अब आजकल तो ये वीडियो कॉलिंग का जमाना है, तो गुजरात के किसी भी कॉर्नर से आप इनसे बात कर सकते हैं। She is an academician and has a style जो सुलझाती है, बातें अपने सामने रखती है रश्मि जी। उसमें एक तरह का पंच होता है, आपके दिमाग में सीधी उतर जाए। अपना ज्ञान किसी और के दिमाग में डालना उतना आसान नहीं, मगर कई लोग ऐसे गिफ्टेड होते हैं, सरस्वती की मेहरबानी होती है उनपे, कि वो जो भी बोलते हैं एकदम सरलता से हम समझ लेते हैं। तो शुरू करेंगे आज की चर्चा। अशोक जी, बात ये थी, हमने अभी तक के जो भी चर्चाएं की और अपने जो दर्शक मित्र हैं उनके सामने जो बातें रखी, उसमें अलग अलग उम्र के लोगों के अलग अलग अनुभव और अलग अलग तरीके के प्रश्नों और खास विद्यार्थी जगत में जो भी घटनाएं घटती जा रही है वो वो चर्चाएं और उसकी क्या फलश्रुति हो सकती है और उससे बच्चे को बचाने के लिए या विद्यार्थी को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये चर्चा हमने विगतवार की है। दर्शक मित्रों, मुझे आनंद है ये बात आपके साथ शेयर करने में कि जो चर्चाएं हुई इस मुद्दों पे, अनेक लोकेशन से, अनेक शहरों से मुझे फीडबैक मिला है कि यही प्रश्न थे जो उनको सताते थे, खास करके पेरेंट्स को, और इस तरह की चर्चा से इनको काफी फायदा हुआ है, क्योंकि एक दूसरी झिझक होती है। अगर प्रश्न है तो भी जाके किसको बताए, बताना सेफ है नहीं है, बताएंगे तो क्या होगा, ये एक तरह की झिझक से बाहर निकलने का ही सरल रास्ता है। तो आज हम ये मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करेंगे फिर वही मुद्दे से, वही चर्चा से। आज तक हमने कैरियर के लिए बात कही, एग्जाम में सफलता निष्फलता की बात कही, अपनी और कोई खूबियां या खामियां को उसके लिए बात कही। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आप किसी को पूछो ना कि क्या चल रहा है, क्यों दिखाई नहीं देते, तो अक्सर जवाब होता है यार समय नहीं होता है, बहुत व्यस्त रहते हैं हम, और कहाँ समय चला जाता है वो पता नहीं चलता। अब उसके सामने अपने समय के अति व्यस्त एंटरप्रेन्योर एंड देन इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई को किसी ने पूछा था कि आपको इतना समय कहाँ से मिलता है, आप इतने सारे काम एक साथ कर लेते हो, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सटीक था। धीरू भाई ने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या तो वो मूर्ख हैं, उनको अपने टाइम का मैनेजमेंट करते नहीं आता, या तो धूर्त है, या फिर आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो समय नहीं है, हमारी व्यस्तता है,
ये वहाना बच्चों को निग्लेक्ट करने के लिए मैं मानता हूँ कि कतई सही नहीं है। आपने बच्चे पैदा किए हैं तो आपकी डिवाइन ड्यूटी है कि वो बच्चों की ठीक से परवरिश की जाए, उनको ठीक से पाला पोसा जाए, ठीक से संस्कार सिंचन किया जाए और ठीक से उनके सामने आने वाली कोई किसी भी आपत्ति हो या किसी भी उलझन हो, उसमें उनके साथ खड़े रह के उनको उसमें से हैंड होल्डिंग करके बाहर लाया जाए। तो ये मुद्दा वैसे लगता है बहुत कॉमन, हर कोई भी कहता है समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है, इतने सारे काम आ पड़े, अभी मार्च एंडिंग चलता है, कोई कोई बोलता है कि अभी ये चलता है, मैरिज सीजन चलता है, गेस्ट आए हैं, बहाने ढूंढने जाओगे तो अनेक मिल जाएगी। अश्विन जी, पूछना आपसे ये है कि क्या ये व्यस्तता नाम का शब्द हरेक के जीवन में घुस जाता है, और घुस जाता है तो क्या हरेक को तंग करता रहता है? व्यस्तता का मतलब क्या है? मैं आज तक नहीं समझ पाया। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आप इतने व्यस्त रहते हो, कैसे समय निकालते हो? तो मुझे तो फिर भी समय निकालने की बात तो ठीक है, व्यस्त रहने वाली बात में तो मैं सहमति नहीं हूँ। अगर आप कुछ करना चाहो और उसके लिए समय नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आपका या तो आयोजन की कमी है या आप में समय यानी टाइम मैनेजमेंट की क्षमता की अधूरप है। तो क्या मानते हैं आप, ये व्यस्तता क्या होती है? नमस्ते सर। आज का जो टॉपिक है कि जो पेरेंट्स के लिए एक उनके दिमाग में एक घंटी बजा है कि कहीं आपकी व्यस्तता आपके बच्चे के लिए खतरा तो नहीं बन रहा, आपके लिए कहीं आपके बच्चे के लिए बहुत खतरे की शुरुआत तो नहीं हो रही आपकी व्यस्तता से। आप जो पूछ रहे हैं कि व्यस्तता क्या हर एक की लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए दो चार सवाल लोग खुद से पूछे कि क्या उनका व्हाट्सएप चालू है, क्या वो इतने ही चीजों का जवाब देते हैं या फिर वो सामने से भी हाय हेलो कर रहे हैं। अगर आप सामने से हाय हेलो कर रहे हैं, अगर आप रोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग के मैसेज, अगर आप रोज फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं, अगर आपके पास सबके बर्थडे लिस्ट है, आपको कितने लोगों ने बर्थडे विश किया वो भी आप ध्यान दे रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ प्रोफेशनल, जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, आपकी जॉब है, वो सब करने के बाद भी अगर आप ये कर रहे हैं, आप फोटो अपलोड कर रहे हैं कॉफी पीते हुए, कहीं कहीं जाते हुए, और उसके बाद आपको लाइक भी पता है कि कितनी लाइक्स आ रही है, हर एक के कमेंट पे भी आप जा रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हो रही है, अगर देखिए, ये आप तो इन सब एक तरह से रश्मि जी आप जो कह रही है, एक तरह से तो पूरा हमारा जो व्यवहार है, जीवन है, उसमें अलग अलग समय पे बनती अलग अलग घटनाओं का ब्यौरा है। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समय पे बनता रहता है। बच्चे हैं तो उनकी एग्जाम भी आती है, घर है, संसारी लेके बैठे हैं तो मेहमान भी आते हैं, समाज में रहते हैं तो किसी के वहां प्रसंग में भी जाना पड़ता है। तो ये कोई आप अकेले ही इसके शिकार है ऐसा नहीं है। हो सकता है करेक्ट करेक्ट कम ज्यादा एग्जैक्टली मैनेजमेंट जो मैनेज नहीं हो रहा, जो सिस्टम में नहीं है, जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है, जो स्वयं शिस्त जिसे हम कहते हैं, वो अगर नहीं है तो हम खुद डिस्टर्ब है पहले तो। और पहले भी जो हमने बात की थी कि एक स्वस्थ इंसान कभी किसी और को अस्वस्थ नहीं करता, और जो खुद खुश नहीं है वो किसी और को कहां से खुशी देगा। सिंपल कि जिसके पास चॉकलेट है ही नहीं, अगर आप इस सेशन के अंत में चाहे कि इसने बहुत, रश्मि ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे इसे अप्रिशिएट करना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस बच्चे को 2 कैडबरी दूं, तो आप मुझे कैडबरी देंगे, तब देंगे ना जब आपके पास होगी। सही है। और इसके लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा हो, आपकी नीड से ज्यादा हो, तो आप कंफर्टेबली देंगे, आप खुश होके देंगे। आपकी नीड जितनी हो तो आप थोड़ा एक दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर ये एक दिन का मसला है तो। लेकिन यही अगर रोज मुझे देनी पड़े
तो आप इरिटेट होंगे, फिर आप बंद करेंगे, फिर थोड़े दिन शुरुआत में आप बहाने बनाएंगे क्योंकि आप अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते, आपको लग रहा है कि इसे ब्लंटली कैसे बोला जाए। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप मुंह पे जवाब देंगे कि नहीं देना, रोज तुम्हें क्यों दूं, क्योंकि नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज है, जो व्यस्तता, एक तो पहले मुझे पेरेंट्स से ये बात करनी है कि ये टॉपिक आज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वही सबसे सही से जानते हैं कि उनकी बिजी, उनका शेड्यूल कैसा है, उनकी हर एक की इंडिविजुअल प्रायोरिटीज है, हर एक की साइज अलग है, हर एक का माहौल अलग है। हम आज जो भी है, हमें जो जीन्स मिला और हमें जो एटमोस्फेयर मिला, उन दोनों के बदौलत है। इसमें हमारा वैसे देखा जाए तो कुछ ज्यादा हमने तीर नहीं मारा। अगर हम अमेरिका में जन्मे होते तो कुछ और होते, अगर हम साउथ अफ्रीका में जन्मे होते तो हम कुछ और बनते। तो पेरेंट्स से अगर सीधी पहले मुझे ये बात करनी, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा इस चीज में इन्वॉल्व करेगी कि क्यों हमने ये टॉपिक लिया आज। बहुत सालों से ये चीज देख रहे थे कि बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं है, शायद सुरक्षित नहीं है जी, बच्चे शायद कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं सुरक्षित नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है हर जगह, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा फेस करते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घट रही है जो उनके इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, उनके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, उनके रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, अचानक उनके स्वभाव में या तो एकदम साइलेंट होते जा रहे हैं, या तो एकदम चिढ़ रहे हैं, तो इनके साथ अगर कोई सीधी सी बात करे कि बच्चों के साथ अगर फिजिकल एब्यूसमेंट कहीं हो रहा है, तो अगर ये बच्चे, इन्हें घर में वो सुरक्षितता नहीं मिल रही है, पेरेंट्स से वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे घर पे नहीं मुंह खोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस दिन वो कुछ कहेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन ये आएगा कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, तुमने ही कुछ किया होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कई माँ बाप इतने एग्रेसिवली इस तरह की बात को सिंग पे चढ़ाने के लिए तैयार खड़े होते हैं क्योंकि खुद को डिस्टर्बेंस हो जाता है। वो इनका उत्तर जानते नहीं कि जो सिचुएशन मेरे बच्चे के साथ अभी हो रहा है उसमें से बाहर कैसे निकाला जाए। तो फर्स्ट थिंग इज कि वो बच्चे को ही डांटेंगे कि तो क्यों तेरे साथ होता है, क्यों ये जाता है, ये जाता है, वो स्कूल में जाता है, वो स्कूल में जाता है, किसी के साथ नहीं होता, तेरे साथ ही क्यों होता है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। पहला रिस्पॉन्स ही ये होता है कि बच्चे को कैसे डांटा जाए, दबा देते हैं। दूसरी चीज, अगर ये लड़के के साथ हो रहा है तो उसका तो बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अगर उसे पढ़ा भी रहे हैं तो पहले तो उसे लेने रखने खुद जाएंगे, रखने लेने जाएंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, पर जिस इंटेंशन के साथ हो जा रहे हैं, बच्चे पे शक करके, वो बच्चा समझ रहा है कि मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ये इन्हें शक है कि मैं कुछ कर रही हूं। फिर इनका ट्यूशन चेंज होता है। सर 90% बच्चे, 90%, ये भी मुझे लगता है मैं कम आंकड़ा कह रही हूँ, और उनका पहली उनके साथ जो गलत होता है, अनफॉर्चुनेटली सबसे सलामत जगह जिसे हम देखते हैं वहां से शुरू होती है, शिक्षकों से शुरू होती है। सर बहुत ही सुलगता हुआ प्रश्न है ये। वैसे तो टीचर, जब आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे का नेक्स्ट टू द पेरेंट इज द गार्डियन। गुजराती में आपको शायद याद होगा कि इसके लिए शब्द है मास्टर, और इसका इस तरह से कभी इसको सरलीकरण या अनुवाद किया जाता है कि माँ प्लस अस्तर। माँ ने जो आपको तैयार किया है बच्चे के गुणों को सुधारने का, उसमें कुछ ऐड करने का प्रयत्न किया, उसके ऊपर जो अस्तर चढ़ा है, अस्तर यानी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाकर उसको ठीक से जमाने का काम करते हैं, वो मास्टर है।
तो उससे आपको डर लगे, उससे आपको असुरक्षितता महसूस हो, ये किस किस तरह की बात है? यही सर मैं इसीलिए आज बहुत ही सेंसिटिव सा पहलू है कि बट ये हकीकत है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और किससे कोई क्या उम्मीद करेगा? क्योंकि जब हम इस प्लेटफॉर्म के को लोग इस नजरिए से देख रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपको नहीं, राज्य से ही नहीं, पूरे देश भर के कोने कोने से, और इसीलिए हम इसे हिंदी में रखते हैं। सर ये कोई भी राज्य इसमें से बाकात नहीं है। मैंने प्राइमरी कंप्लीट किया, तो बिहार से गुजरात तक या कहीं भी ले लीजिए सर, जितने भी लोग पसार हुए हैं, जितनी भी फीमेल पसार हुई है, कितनी भी ब्रिलियंट क्यों ना रही हो, उन सभी ने कहीं ना कहीं ये फेस किया है। सभी ने कहीं ना कहीं ये फेस किया है, और मोस्टली लगभग सबके सब चुप रहे होंगे, 1% को अगर साइड कर दे तो, क्योंकि उन सबको लगा कि अगर हम घर पे कहेंगे तो पहले तो लोग कहेंगे तुम्हें ही क्यों किया। दे डोंट नो कि सिर्फ हमें ही नहीं किया होगा, पर हम किसे कहें? बच्चा तो अकेला है आपके लिए, उसके पेरेंट्स तो सिर्फ आप हो। दूसरा डाउट ये रहता है कि उनका हायर एजुकेशन बंद करवा दिया जाएगा, उनका करियर बंद करवा दिया जाएगा, उन्हें चूल्हे चौके में बैठा दिया जाएगा। इस डर से भी वो चुप रहती है, और जहां पता चलता है कि ये इस चीज से डर रही है, वहां उनके साथ ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जाती है। सर इसमें भी आयरनी ये है, इससे भी गंदी चीज ये है कि इसकी कंप्लेन कोई कहां करे, किस पे यकीन करे, या हर डाल पे उल्लू बैठा है वाली बात होती है। यू नेवर नो कि जिसे आप कंप्लेन कर रहे हो वो भी उसी लॉबी का बंदा तो नहीं है। सही है। और उसके बाद ये होता है सर कि जब लगे सामने वालों को, और अभी अभी गुरु पूर्णिमा गई है सर, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये वीडियो इस विषय पे बात करने वाली थी। सर हम ये नहीं कहते कि हर एक के पास अपना रीजन होता है, हर एक की अपनी अपनी चीज होती है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, हर एक के लिए पूरी दुनिया है, हम किसी को जज नहीं करते। लेकिन जिस रोल में हम बैठे हैं, कोविड ने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ये बात समझाई कि बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित स्कूल में थे। नर्सरी से पेरेंट्स आते थे कि 4 घंटे स्कूल चालू थी तो मैं 4 घंटा अपना मिलता था, एंड दे आर फीलिंग सो सेफ। सर ये आज से नहीं हो रहा है, ये बात भी कहते हैं कि भले हम आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, ये आज की नई जन्मी हुई समस्या नहीं है, बहुत पहले से रही है। उसका रीजन है एक तो अभी अभी हमारे देश में जो घटनाएं घटी, वो लड़कियां जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तिरंगा लहराती हुई, गले में मेडल डाल के भारत का नाम रोशन कर रही है, अगर वो इस तरह के हैरेसमेंट में से या बदसलूकी से बाहर नहीं है, तो और किसी को तो कहना ही क्या। करेक्ट। और इस तरह के जिस पे आक्षेप हो सके, ऐसे तो लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। सोशली हु आर पावरफुल, जिनके ऑल उनके सामने आप उंगली नहीं उठा सकते, उठाओगे तो आपको साइलेंट कर दिया जाएगा। आपने उंगली उठाई इसलिए आपको ही बदनाम किया जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो चेष्टा है वो कोई पहली बार नहीं है, अक्सर ये आप या ऐसे करने की हैबिट में है। हाँ। तो ये मैं सोच रहा था कि अगर देश का जिन लड़कियों ने गौरव बढ़ाया है पहलवानी में, एक तो क्षेत्र ही ऐसा है कि बच्चियां कम जाती है, लड़कियां कम जाती है, उस क्षेत्र में जो अक्सर पुरुष बहुल क्षेत्र है, और जाकर इंटरनेशनल स्टेज पर अपने
क्षमता का लोहा मनाना और देश का तिरंगा गुरूर से फहराना, हाँ, ये इनके साथ अगर ये हो सकता है तो और किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। और तो टीचर्स के साथ वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इस तरह की घटनाओं की वजह क्या है? जी सर, पहले तो हम ये बात करते हैं कि टीचिंग फील्ड में जो है, यहाँ सबसे ज्यादा ये चीजें क्यों होती है। एक चीज की फैमिली सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रही है टीचर पे, और मोस्टली ये जो टीचर्स हैं वो अपने काम में बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं सर। मोस्टली जो ये चीज जहां से होती है, वो बहुत अच्छे अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे टीचर होते हैं, इसलिए आप उनके कैलिबर और काम पे उंगली नहीं उठा सकते। उनसे बच्चे इंप्रेस होते हैं, होंगे, सीधी सी चीज है। उनकी बुद्धि से इंप्रेस होते हैं, उन्हें एक मेंटोर चाहिए और उन्हें दिख रहा होता है पेरेंट्स, और वो बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं सर। ये लोग, ये पेरेंट्स को इतने अच्छे से और इतने आदर्श की बात इतनी कन्विंसिंग के साथ कहते हैं कि पेरेंट्स कन्विंस होते हैं। इनका कांटेक्ट, इनकी लॉबी बहुत लंबी होती है सर, इनकी पहुंच बहुत दूर तक जाती रहती है। अब ये पहले अपने काम से इंप्रेस करते हैं, पहले तो ये बहुत ही डिसिप्लिन की बात करते हैं, और फिर बच्चों को बहुत मदद कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सिंपैथी एम्पैथी भी बताते हैं। कई बार ये ऐसा बताते हैं कि ये गर्ल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और केयर कर रहे हैं, और जब उन्हें लगता है, और ऐसे किन बच्चों के साथ ज्यादा हो रहा है, एम्बिशियस बच्चों को वे जल्दी शिकार बनाते हैं, जिन्हें सीखने में, जो बहुत फास्ट लर्नर है, बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है कुछ बनने के लिए। तो इनकी इस चीज पे ये पहले कूदते जाते हैं, पहले पकड़ते हैं, पहले छलांग इनकी आ जाती है। अब इन बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ भी होता है सर, ऐसा नहीं कि सामान्य एवरेज बच्चों के साथ नहीं होता है, बट इन्हें ये पहले कैप्चर करते हैं क्योंकि इनके लिए इजी बनता है, ये इनका टारगेट जल्दी बन जाते हैं। अब ये थोड़े दिन तक के बच्चों को एक्स्ट्रा भी सिखाएंगे, एक्स्ट्रा भी केयर करेंगे, गाइड करेंगे, ये सब करते करते जब इन्हें लगता है कि अब स्टूडेंट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, इतनी ज्यादा आदर में बच्चे आगे रहते हैं क्योंकि स्टूडेंट है, आएंगे रिस्पेक्ट में। अब उम्र भी ऐसी है जबकि जी वो भावनाओं में बह जाते हैं। और सर क्या होता है कि बच्चे को घर में मेंटोर नहीं मिल रहा है, राइट, तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई सिखाए, उनकी कमियां कोई दूर करे। हर अच्छा स्टूडेंट ये चाहता है कि उन्हें कोई प्रॉपर हैंडल करके उन्हें कोई गाइड करे, उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। वो चाहते हैं कि कोई बता दे कि एक्चुअली मैं क्या हूं। वो ढूंढ रहे हैं खुद को, उनमें कोई गाइड कर रहा है और लगता है कि इन्हें क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है मुझसे, इनकी तो बस ड्यूटी है, ये तो बस निभा रहे हैं, और ये लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं पब्लिक में। और जब धीरे धीरे फिर ये अपनी चाल दिखाना चालू करते हैं, बच्चे को शुरुआत में लगता है कि ठीक है, ये तो एक केयर है, और बताते भी है कि मैं तो तुम मेरे लिए एक अपने बेटे जैसे, बेटी जैसे हो। और उसके बाद जो शुरू होता है सर, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा टूटते हैं, ना वो किसी को कह पाते हैं, ना वो सह पाते हैं। अगर उन्होंने मना किया सरेंडर होने से, तो उनके साथ इतनी चालाकी के साथ उन्हें कुछ कुछ एक्टिविटीज में से निकाला जाता है, उन्हें मार्क्स कम दिए जाते हैं, उन्हें क्लास में कोई भी बेवजह उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें क्लास में से बाहर निकाला जाता है बार बार कि तुम हंसे क्यों, तुमने मेरे सामने ऐसे क्यों देखा, तुमने बुक देर से क्यों निकाली, सब खड़े हुए, तुम थोड़े लेट क्यों खड़े हुए, ऐसी चीजों पे, और जिसकी कोई वजह नहीं है, और दे आर डूइंग व्हेन दे आर टीचर। और ये चीज बहुत ऊपर लेवल तक जाती है, कॉलेज तक जाती है, लिटरेचर के फील्ड में जाती है, आर्ट की फील्ड में जाती है।
जो लोग आर्ट के फील्ड से रिलेटेड बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हर लोग ऐसे हैं, पर बहुत ज्यादा इस चीज में हो रहा है ये सब। स्कूल से लेके तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे को पता चल रहा है कि मेरे साथ इस ढंग से, मुझे इस इंटेंशन के साथ मुझे देखा जा रहा है, मुझे ऐसे छुआ जा रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं? क्या उस टीचर पे बच्चा उंगली उठाए? क्या क्या करे वो? अगर वो उंगली उठाएगा तो उसे क्या मिलेगा? हमें पता ही नहीं है ना कि आतंकवाद कहाँ है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, आपके पीछे वाला हो सकता है, आपके बाजू वाला हो सकता है, एनीबडी कैन बी, कोई भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या हम करें? अगर अगर आप उंगली उठाते हैं तो पहले तो लोग आपको देखने लगेंगे, क्योंकि वो पूरी लॉबी मजबूत है, हर साख पे उल्लू बैठा है पहले, और आपकी कौन सुनेगा? ये डर कि आपको न्याय मिलेगा, कितने लंबे टाइम पर मिलेगा, उस लंबी प्रोसेस में से आज जो आप गुजरोगे उस पे आप पे क्या बीतेगी? क्या आपके आसपास का माहौल आपको सपोर्ट करेगा? क्या ऑफिस में कोई आपको कहेगा कि आपके बच्चे के साथ ये होगा, आपके लड़के के साथ ये होगा? क्या आप फेस करने के लिए रेडी हो? अगर नहीं है, बिल्कुल सही। यस, और वो बहुत ही, वो यातना बड़ी ही स्ट्रेसफुल होती है जब आप हेल्पलेस फील करते हैं। एक पॉइंट पे लगता है कि इससे बेटर है कि बच्चा ही नहीं होता हमारा। पेरेंट्स इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को चाहते नहीं है, पर उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। लड़कों के साथ सर बात करें, लड़के भी सेफ नहीं है। बहुत ज्यादा बहुत कई सारे लड़कों के साथ बचपन से ये चीजें होती आती है, अड़ोस पड़ोस से, कहीं ना कहीं किसी टीचर से, अगर वो आर्ट फील्ड से कनेक्टेड है तो वहां गया तो वहां पे, फिर धीरे धीरे पता चला कि लोग उसे कहते हैं कि हम सब एक जैसे ही हैं। एक और भी चीज है सर कि जो आप तो संसारी बच्चों की बात करते हैं। कुछ समय पहले अखबार में अहवाल आया था कि एक पर्टिकुलर सेक्ट के जो दीक्षार्थी हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो ये लगता है कि बेसिकली फ्रॉइड को आप समझाने में सफल रहो, इस तरह के एग्जांपल्स आपको कहीं भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? तो ये बेसिक नीड है, अर्ज है। क्यों अर्ज है? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये सब रीजन को मिला के अगर देखा जाए तो जो चिल्ड्रन है या बच्ची है या बच्चा है, इनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन, जो सेमी बोलो या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बोलो, होता है। और सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेवार जो कोई है तो माँ बाप उसकी नहीं सुनेंगे। ये माँ बाप में अविश्वास जिम्मेवार है। विश्वास है अगर माँ या बाप में तो बच्चा बात करेगा, मगर अगर विश्वास ही नहीं है, उसको लगता है तो ये कहने से तो मेरी बेइज्जती तो होगी, ऊपर से डांट भी पड़ेगी, शायद पनिशमेंट भी होगी, तो वो माँ या बाप से बात नहीं करता। और किसी से बात करने का तो माहौल नहीं है घर में। ये मुद्दे ऐसे हैं कि जहाँ किस किस तरह से आप अपने चाइल्ड के साथ ऐसे रिश्ते या ऐसे बंधन प्यार के खड़े करो कि आपको कम से कम बेझिझक वो बताए। अगर 0 मार्क भी आए तो भी बताए कि आज मैथ्स में 0 आया है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं आना चाहिए अलग बात है, और आया है तो आया है, वो रियलिटी है। तो ये सब चीजों में आप क्या मानते हो, क्या क्या कौन से परिबल इसके लिए कारणभूत है? क्या वजह है इसकी? जी सर, तो ये सारी चीजें जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई सारे टाइम पर कई सारे बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज में से प्रोफेसर ने ये किया, किसी प्रोफेसर ने किया, साधु समाज में से भी इसका ये आया, ये सारी चीजें आती रहती है। सेम वे तो सीधी चीजें कि ये सेगमेंट इनफैक्ट जब कोच स्पोर्ट्स फील्ड में भी वहां तक हो सकता है ये चीज।
ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास किया था, राइट। ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे विश्वास ना करें तो कहाँ करें। भगवत गीता कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर उसमें श्रद्धा ना रखे, उस पर भी शक करे तो क्या करे। तो इन चीजों में एक तो सर कि जो लोग जो भी कर रहे हैं, अगर वो रावण ने अपहरण किया ना सर, वो इतना बड़ा पाप नहीं था, क्योंकि उसकी बहन के साथ गलत हुआ, उसकी बहन का अपमान हुआ, तो कोई भी भाई शायद ये करता। उसने खाली सबक सिखाने के लिए किया, पर उसने साधु के वेश में किया, ये महापाप हुआ, क्योंकि उसने साधुओं पर कोई विश्वास करता है, उस विश्वास को तोड़ा। अगर जब टीचिंग फील्ड, जब गुरु कहे जाने वाले लोग ये करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, किसी भी वजह से, एक पॉइंट तो ऐसा होता है सर कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, और जब कॉलेज लाइफ से ऊपर आ गए, जो बच्चे एडल्ट हो गए हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, उतने ज्यादा रिस्पेक्ट में होते हैं, उतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो इसलिए भी इस चीज में उनकी डिमांड को मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो चाहते होते हैं कि उनका वो जो अच्छा एक पॉजिटिव कनेक्शन है वो ना टूट जाए। वो एक गाइड गंवाना नहीं चाहते रहते, वो एक मेंटोर नहीं गंवाना चाहते रहते। तो जब इस फील्ड में हम हैं, जैसे कि मैं एक काउंसलर हूं, तो मेरे पास तो आते हैं इसलिए कि उनकी लास्ट जगह है। एज मैटर ही नहीं करता, मेरा जेंडर मैटर नहीं करता। तो ह्यूमन बीइंग में बाहर हूं, पहले तो मैं इस प्रोफेशन में हूं, तो मैं अपने इस रोल के लिए, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ प्रोफेसर, मेरी ड्यूटी ये है कि बच्चे मेरे सामने एक मेंटोर ढूंढने आ रहे हैं, एक आइडियल ढूंढने आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं इस फील्ड में, तो सबसे पहले कि मैं समाज में उनके भविष्य में आने वाले समय के लिए उन्हें विश्वास तोड़ रही हूं। वो किसी और टीचर, सही टीचर पे भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि वो अपनी क्षमताओं को खोल नहीं पाएंगे, समाज कुंठित हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां इससे भी ज्यादा कुंठित हो जाएगी। तो वी रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि आप क्यों बिजी है, किसके लिए बिजी है। आप सब चीज के बाद तो यही चाहते हैं ना कि हम जैसे भी रहें, हमारा बच्चा अच्छे से काम करे। हर पेरेंट्स यही चाहता है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर वो पीएचडी हो या वो कुछ भी ना पढ़ा हो, निरक्षर हो, पर हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हम मजूरी भले कर ले, हमारे बच्चे बेस्ट लाइफ बनाए। तो फिर आपके बच्चे, एक तो ये कब होता है सर, जो आपने पूछा हो, जिन घरों में पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच में अनबन हमेशा हो रही है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, झगड़े, एब्यूजमेंट, वर्बल एब्यूजमेंट हो रहा है, बच्चे घर में रहना नहीं चाहते रहते, बच्चे अवॉइड करते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, दो प्रकार के बच्चे, जो जैसे भगवत गीता कहती है कि हम अपने संस्कारों, कई जन्मों के संस्कार लेके जन्म लेते हैं। तो बच्चे दो तरफ जा सकते हैं। एक कि वो बच्चा अपने आप को इतना ज्यादा पढ़ने में डुबा देता है कि वो हर कॉम्पिटिशन्स में विनर बनने लगता है, क्योंकि उसे कहीं से तो अटेंशन और प्यार चाहिए। वो मार्क्स बेस्ट लाने लगता है, वो स्कूल में बेस्ट परफॉर्म करने लगता है, स्कूल में उसकी अद्भुत रिस्पेक्ट होती है, घर में वो काम से ज्यादा नहीं बोलता, उसे जो काम सौंपा जाता है वो कर देता है, आदर गर्ल और अ बॉय, डजंट मैटर। वो चाहता है कि जो मिल रहा है खा लो, वो कुछ भी डिमांड नहीं करता, अपनी डिजायर्स एक्सप्रेस नहीं करता। वो कम से, वो चाहता है कि घर में कोई भी माहौल बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। वो बहुत पहले मैच्योर हो जाता है, और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, फिर भी उसके साथ। मेरी जी समझ सर। में एक बात नहीं आ रही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं प्रोग्रेस करते जाते हैं,
वैसे वैसे इस तरह के इंसिडेंसेस का भी बढ़ावा होता जाता है। पहले जैसे इस तरह की फरियादें शायद ही आती थी, कम आती थी, आज ये फरियादें आम हो गई है। पहले जो शिक्षक और उसके बच्चे का, क्लास का जो स्टूडेंट है, उसका रिलेशन सही मायने में एक पिता और संतान जैसा था, आज वो नहीं रहा है। तो ये क्यों हुआ, ये बदलाव क्यों आया? जी सर, एक तो ये बदलाव सर पहले से ऐसा नहीं था कि संभावना नहीं थी कहीं पे भी। ठीक है, वीकनेसेस हर चीज की होती है, लेकिन जैसे कि 3 साल 1 साल का अगर बच्चा है वो कहीं पे भी यूरिन पास कर सकता है, कर लेता है। की पेंटी में भी होती है 6 महीने 8 महीने के बच्चे में। वही बच्चा 2 साल का होता है तो वो कंफर्टेबल नहीं है, वो पैंट खींच करके अगर आप कहीं बैठे तो भी आपको कहेगा कि मुझे ले जाओ। 3 साल का होता है वो कंट्रोल करने लगता है, वो कहता है नहीं नहीं 5 मिनट आगे जाके ही करूंगा। 5 साल का बच्चा तो वो खुद से ही जाता है। 5 साल का बच्चा पब्लिक के बीच में जल्दी कहता भी नहीं है। नर्सरी के बच्चे, जूनियर केजी के बच्चे तुरंत नहीं कहते ऐसा, वो कहते नहीं क्लास चालू है, क्लास के बाद जा आएंगे। आप मानते हैं कि आजकल बच्चे जरा जल्दी से मैच्योर, सयाने और शर्माने लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनके सामने अब वैरायटी बहुत ज्यादा है ना सर, उन्हें बहुत ज्यादा डिस्प्ले दिख रहा है। इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पहले नहीं था, हाथ में नहीं दे दिया जाता था कि लो मैं बिजी हूं तो इसके साथ खेलो, फिर उन्हें अचानक लगेगा आप ये खिलौना ले लो। तो ये जो चीजें हैं, और सर क्या है कि एक साइकोलॉजी में हम ईगो को बहुत पॉजिटिव ढंग में देखते हैं। ये जो ईगो डेवलप हुआ उसकी वजह से उस बच्चे को लग रहा है कि अभी चालू क्लास में मैं कंट्रोल कर सकता हूं, अगर 5-10 मिनट, तो मुझे चालू क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। तो यही चीज जब हम प्रोफेशन में आते हैं तो हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो बेसिक नीड है, जो मर्यादाएं हैं और वही मजबूती भी है, तो उसे नियमन करने के लिए भी उस ईगो को काम में लगाना चाहिए कि इस चीज में नहीं करेंगे, इसके बाहर हम वो हैं, इस एरिया को तो हम नहीं खराब करेंगे। सर एक आपको एक पेरेंट्स को ये जान, इसलिए मुझे बात करनी है कि उन्हें जानकर हैरानी होगी, बट उन्हें ये जानना चाहिए, उन्हें एक बार हैरानी होनी चाहिए। लेट मी टेल यू कि सर ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में ही हो रहा है, ये सेम सेक्स में भी हो रहा है। मतलब अगर कोई जगह पे एक मेल टीचर आपको लग रहा है कि वो लड़कियों को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लड़कों को ही बहुत ज्यादा डांटता है, और कोई एक स्टूडेंट तो हमेशा टारगेट बन जाता है उसका कि उसे वो रोज बाहर निकाल रहा है, वो फोर्स कर रहा है कि ये बच्चे लायक ही नहीं है, लेकिन कोई एक टीचर ही रोज कर रहा है। अगर वो बच्चा ही लायक नहीं होता तो वो हर किसी के लेक्चर में ऐसा होता, राइट। वो एक के ही लेक्चर में ऐसा क्यों है और क्या रीजन हो सकता है? दूसरी चीज कि बच्चे हमेशा बातें वो आदर्श की करेगा, इतने सारे आर्ग्यूमेंट करेगा, आपको लगेगा कि बंदा सही बोल रहा है, गलत कैसे हो सकता है? हमें इंटेंशन नहीं पता, हो सकता है कि उस बच्चे के साथ उसने कुछ गलत करने की कोशिश की हो, कुछ गलत मांग की हो, और वो लड़का मना कर रहा है और उसके लिए वजह से उसके साथ ये हो रहा है। ये बच्चा कहां बोलेगा? वो सिर्फ खुन्नस से देखता है वो टीचर को, वो बोल नहीं पाता कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रहा है ये आदमी। अभी इसके लिए हमें जरूरत है, सी एज अ काउंसलर तो हम हैं ही, कहीं से भी ऑलवेज देयर, और हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं। हमारा प्रोफेशनल एथिक्स ये है कि हम बच्चे की बात पेरेंट्स को भी नहीं कह सकते और बच्चे को भी नहीं कहते हम नहीं जरूरत हो तो। लेकिन इन्हें चाहिए कि इनका घर इनके लिए महफूज हो। घर इसीलिए घर है
क्योंकि हम जैसे भी थके आ रहे हैं हम अपने घर पे लेट सकते हैं। माँ बाप इसीलिए तो जरूरत है उनके। अगर ये हम कहेंगे कि हमने इतना बड़ा कर दिया तुमने, अगर आप अपने बच्चे को ये कहेंगे तो सर क्या हमने बच्चे के हाथ खींचे लंबे करने के लिए, क्या पैर खींचा हमने, क्या हमने उसके ब्रेन की साइज खींची? ये तो हमसे वैसे भी नहीं होता। और साइकोलॉजी में हमारे पास तो प्रयोग इतने सारे कह रहे हैं कि एक दो बच्ची कमला नाम की थी जिसे जंगल में रख दिया, तो जंगल में जानवरों के साथ पली बड़ी, तो उसमें जानवर जैसे गुण आए। वो मांस खाती थी कच्चे, उसके बाल ऐसे उस ढंग से उसकी पूरी बॉडी पर आए थे, वो चलती थी उन 4 पैरों से। बड़ी तो वो भी हो गई ना सर, हमारे भागवत के पुराण की कथा ही ये कहती है। आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, करीब करीब उसका डायग्नोसिस भी कर लिया, तो इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? क्या स्कूल्स में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो व्यवस्था डिटरेंट बन के इस तरह के बनावों से दूर रहे, या तो यस सर, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या होना चाहिए सर? स्कूल में तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, बट आई रिक्वेस्ट, जब इस प्लेटफॉर्म पर से इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो, और जो पीछे से वीडियो देखने वाले हैं, कि स्कूल में काउंसलर ना बहुत ही ऑथेंटिक काउंसलर रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें कागज पे दिखाना है, इसलिए नहीं कि हमें सरकार को बताना है, नहीं, हमें किसी को बताना नहीं है। काउंसलर कभी भी एक नौकर की तरह नहीं होना चाहिए। काउंसलर को ये भी ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी मैनेजमेंट को या किसी भी स्कूल को कि भाई आप जो काम कर रहे हो हमें आप कंपलसरी बताओ। काउंसलर को बताना भी नहीं चाहिए। रश्मि जी, यानी उसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जो काउंसलर है उसका एक लेटरल स्टेटस होना चाहिए, लाइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो एग्जैक्टली, वो फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक का अमल होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो एक एक्सपर्ट की तरह है। और काउंसलर कभी गुलाम नहीं होना चाहिए सर। सिर्फ सो कॉल्ड काउंसलर्स नहीं रखने चाहिए, ऐसे काउंसलर कि जिन्हें जो एक्चुअल में जानते कि उनका धर्म क्या है। वो सिर्फ डेटा जमा करने के लिए नहीं होना चाहिए कि फाइल पे नंबर्स बताना है कि मैंने इतने काउंसलिंग किए, नहीं। वो तो जो हम कर रहे हैं वो बच्चों में दिखेगा, वो पेरेंट्स जानते हैं, बच्चे जानते हैं, उनकी लाइफ बच रही है। हमें सरकार से अवार्ड नहीं लेना, उसलिए नहीं करना है। तो सिर्फ डिग्री लेकर के काउंसलर नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिग्री से एक्चुअल काउंसलर बाहर नहीं आता, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। और काउंसलर को एम्प्लॉय के नजरिए से देखना भी नहीं चाहिए। काउंसलर अगर प्रॉपर है वो तो जान ही रहे, वो एक एक्चुअली जब वो काउंसलर है तो वो चाहता ही है कि आपके इंस्टीट्यूशन का एटमॉस्फेयर बहुत ही डिसिप्लिन बने। बट द सेम वे कि अगर वो आपको कह रहा है कि बच्चे अगर किसी भी टाइम पे काउंसलिंग में आना चाह रहे हैं तो आप उसे आने दीजिए, तो वो आपकी डिसिप्लिन तोड़ नहीं रहा है। राइट, वो आपकी डिसिप्लिन नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे अपने आप में जब उन्हें लगता है कि मुझे जाना है, लेकिन अगर उन्हें कहा गया है कि तुम सिर्फ 3 बजे जाओगे, तो 2:30 से 3 बजे के बीच में उसका माइंडसेट बदल गया। हाँ, लेकिन काउंसलर प्रिंसिपल के साथ कोऑपरेट करेगा। अगर वो जेन्युइन काउंसलर है, उसे समझ में आ रहा है, तो वो प्रिंसिपल को बताएगा कि ये बच्चा भी यहाँ है और इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, बाकी ये बच्चा कल से आपके टाइम पर ही आएगा। और वो चीजें सेटल होती है ये चीजें सेटल, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। और सब सर, इन प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अगर बहुत बिजी है तो काम के लिए ही है, बट वो अपने बच्चे को एहसास कराते रहे कि वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, और उससे भी ज्यादा कि वो अपने बच्चे पर यकीन करते हैं। आई ट्रस्ट यू एंड आई प्राउड ऑफ यू, वॉट एवर यू आर, आई ट्रस्ट यू, वी आर विथ यू वेर एवर यू आर, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी बड़ी गलती कर चुके हो, वी आर देयर विथ यू।
ये यकीन कराना ही का जो फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर फीडबैक मैकेनिज्म ठीक नहीं रहा, काउंसलर तो एनालिसिस कर देगा। अगर फीडबैक मैकेनिज्म ठीक नहीं रहा तो भूल सुधार का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या स्कूल मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपको? जी सर, जैसे कि काउंसलिंग का अगर पहलू देखें तो काउंसलिंग इसमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है बच्चे के लिए, क्योंकि हमने गुजरात भर के बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो इसमें से बहुत ही अच्छे से बाहर आए हैं, इतने अच्छे से बाहर आए कि उसके बाद उनका ग्राफ एकदम बदल चुका है, उनका मतलब बहुत सारी चीजें एकदम बदल चुके हैं वो, और बहुत ही फोकस से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें काउंसलिंग बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि कंप्लीटली नॉन जजमेंटल होता है। बच्चे को ही पता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंशियल, दूसरे कि काउंसलर जानता है कि उससे कितनी बात करनी है, किस टोन में करनी है, किस लहजे में करनी है, और कितने आराम से करनी है, कहाँ कितना रुकना है, कहाँ कितना नहीं करना है। फीडबैक सेशन जब चल रहा है, यस यस जी, तब बच्चे को भी वहाँ हाजिर रखना एज ए स्टेक होल्डर आप वाजिबी समझते हैं? हाजिर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं सर, वो तो किस सिचुएशन में कब रखना है काउंसलर वो बताता ही है कि बच्चे को कितना बताना है, कितना नहीं बताना है। और दूसरा कि काउंसलर ये भी गाइड करता है कि पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। काउंसलर ये सारा गाइड करता है उन्हें, और ये काउंसलर की ड्यूटी भी है। हम बहुत ही करेक्ट टाइम पर जितना चाहिए उतना फॉलोअप सेशन सेट करते हैं, और टचवुड कि बच्चे बहुत खुश होते हैं उस सेशन में आने के लिए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। यस यस, हम डेफिनेटली कल आएंगे, हमें आज बहुत अच्छा लगा। और हमारा सबसे मेन सर वजह ये है कि वो यस, उसकी पहली वजह तो ये है सर कि वो काउंसलर है जी, और वो जेन्युइनली काउंसलर है। एक ट्रस्ट का बॉन्ड डेवलप होता है, ये कहना है आपका? ट्रस्ट तो डेवलप होता है सर उससे पहले कि बच्चा पहली बार उसे लगता है कि उसे कोई रियल में समझ रहा है, उसे पहली बार एहसास होता है कि कोई सच में उसके सारे लेयर्स हटा करके उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कोई उसका सिर्फ अपना है जिसे और कुछ नहीं चाहिए। और काउंसलर सर क्या है, काउंसलर का रोल है कि वो सामने वाले की अंतरात्मा की आवाज बने, उसका रोल सिर्फ इतना है। काउंसलर कोई एडवाइजर नहीं है, काउंसलर कोई पेरेंट्स नहीं है, काउंसलर टीचर नहीं है, काउंसलर ट्रस्टी नहीं है, काउंसलर सिर्फ काउंसलर है। काउंसलर को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए हमेशा कि मेरा रोल सिर्फ उसकी इनर वॉइस बनना है। बच्चे को पहली बार लगता है कि कोई और काउंसलर सुनता है सर। पहले जो फरियाद के रूप में सुना जाता था वो अभी कॉमरेडशिप डेवलप होती है, एक तरह से टीममेट के रूप में सुना जाता है। इतना फर्क जब बिहेवियर में आ जाए तब फिर बच्चे को उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट भी रहेगा और असर भी होगी। काउंसलर ट्रेंड लिसनर है, पहले तो वो सुनता है, वो हर चीज सुनता है। जहां उसे लगता है कि इसे बोलने में हम पूछते भी है कि क्या मैं आपको बोलने में मदद करूं, और वो कहते हैं कि हाँ प्लीज कीजिए, और हम जस्ट एक पिन का काम करते हैं, फिर गुब्बारे में से निकलता है। और जितना निकलता है सर, मैंने 6 घंटे के एक सेशन कंटिन्यू 6 घंटा इस चेयर पे इसी पोजीशन पे बिना उठे पूरे 6 घंटे के सेशन लिए हैं सर। बच्चा भी 6 घंटा बैठा हो, 6 घंटे तक वो बोलता रहा हो। यस, 6 घंटे तक सर वो बोलता रहा। नहीं, मगर एज ग्रुप कौन सा? एज ग्रुप सर 12th ले लीजिए, 12th का मतलब 16-17 साल। 6 घंटे बोलता रहा, अभी भी बैठता और मैं अभी भी सुनती।
बट उसे कहीं जाने का ही था, निकलना पड़े ऐसा था, डेट्स वाई। और ये ऐसे एक बच्चे नहीं, ऐसे कई सारे सेशन सर मैंने एक्सपीरियंस किए हैं कि जहां मैंने उसे कहा हो कि आज मेरा सिर्फ यही काम है, उसने पूछा हो कि आप मुझे कितना टाइम देंगे, और मैंने कहा कि तुम्हारा ही टाइम है, सब कुछ छोड़ दिया आज, ये लो देखो मोबाइल साइलेंट मोड पर है, किसी का नहीं आएगा, जब तक तुम कहोगे आई एम हियर फॉर यू ओनली, तुम बोलो, जो भी बोल रहे हो बोलो, और गारंटी है कि तुम जो भी बोल रहे हो, तुम मेरे पास से दूसरी बार तुम भी नहीं सुनोगे, दूसरा तो कोई क्या ही सुनेगा। और सर 6 घंटे तक बच्चा बैठा हो, 16-17 साल का बच्चा, लड़की हो या लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th का बच्चा, 15 साल का, और बच्चे सर कैसे लेटर लिखते हैं पता है? वो लेटर लिखते हैं कि आपने मुझे कहा है कि इतने मार्क्स लाओ, ठीक है तो मैं मार्क्स तो ले आऊंगा या ले आऊंगी, पर मुझे फिर एक चीज चाहिए कि आप मुझे पूरा एक दिन दोगे, एक दिन आप सिर्फ मुझे दोगे। एक बार 4th-5वीं कक्षा के बच्चे ने एक लेटर लिखा था कि मैं रोज है ना, मुझे एक ख्याल आता है कि एक बार मैं आपको किडनैप कर लूं और मैं आपके अपने घर ले जाऊं, और मैं सिर्फ मैं और आप रहेंगे उस रूम में, और कोई नहीं रहेगा, पूरा एक दिन आप सिर्फ मेरे साथ रहोगे। सर 6ठी कक्षा के बच्चे को भी, मैंने 7th-8th के बच्चों को देखा है कि वो 4-4 घंटे तक बोलते हो, और सुना है आराम से। एंड दे ऑलवेज सेज कि आप इतने ध्यान से कैसे सुन सकते हो, मैं कितनी बकवास कर रहा हूं या कितनी बकवास कर रही हूं, मैं कोई नहीं सुनता है ऐसे, यू आर द फर्स्ट पर्सन के जो कह रहा हो कि नहीं मैं सुन रही हूं। सर टीचर सेशन में, एडल्ट काउंसलिंग्स में जब हमने उन्हें कहा हो किसी पेरेंट्स को या किसी प्रोफेशनल को, हर प्रोफेशनल कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स है, मैंने से देम कि बस मुझे आपको सुनना है, एंड लिटरली उनकी आंखों में पानी आ गया। ये फीडबैक आपको जो बच्चे की ओर से मिला, जी इस तरह का और इसके नजदीक वाला कोई फीडबैक पेरेंट की ओर से मिला है कि हाँ हमारी ये भूल हो रही थी, हम शायद बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, यस 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 हमें इसका एहसास कराया। यस यस सर, बहुत अमेजिंग फीडबैक मिले पेरेंट्स से, पेरेंट्स ने ऐसे लेटर दिए हैं और आके कहने आए हैं मुझे कि मैम आपको हम पूरा यकीन के साथ कहते हैं कि आप जो हो, आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिलेंगे फाइनेंशियली, आपको किसी भी लेवल पे आपको मिलेगा और आप डिजर्व करते हो, बट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ये मत छोड़ना जगह, क्योंकि हमारे बच्चे को फिर ऐसा काउंसलर नहीं मिलेगा। जी। और बहुत अच्छे फीडबैक मिले कि जहां पेरेंट्स ने आके कन्फेस किया हो कि मैम पहले तो हमें ऐसा लगता था, बट थैंक गॉड कि आप हमें मिले और हमें ये पता चला, और इसके बाद मेरे और बच्चे का रिलेशन काफी अच्छा हो चुका है। अमेजिंग फीडबैक मिले हैं पेरेंट्स की ओर से, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। पेरेंट्स ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार दिया है, यहां तक कि मैंने उन्हें कहा कि कल बच्चे को ये खिला देना, तो उन्होंने खिला दिया हो सर, एंड दे सेड लाइक कि नहीं आपने बोला हो ना तो हमें नहीं पूछना कि क्यों। अमेजिंग फीडबैक मिले हैं। ये जो वननेस का जो बॉन्ड है, जो बच्चा बाहर फोर्स कर सकता है, वो पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं कर सकता? क्या तकलीफ है इसकी? सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं एक मेंटर या फिर मैं किसी टॉपिक पे जो आपसे, अगर कोई पेरेंट्स को सुझाव देना चाहोगी इन जनरल, तो आपके सुझाव क्या होंगे? सर पहली चीज तो कि वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो एक डिस्टेंस हम इंडियन कल्चर में कहीं पे भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर में, बट मैं जो बात अपने मेंटर से, जो मैं अपने टीचर से कह सकती हूँ या मैं अपने काउंसलर से कह सकती हूँ, मैं हर चीज मैं अपनी मम्मी से नहीं कह सकती, ठीक है, मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मुझे 35 साल जानती है, 30 साल जानती है, मुझे 15 साल जानती है, उसकी भी, वो भी ह्यूमन बीइंग है ना, हो सकता है कल वो भड़क जाए, वो बता दे, वो मुझे सुना दे कि कल तो तुम ही ऐसा बोल रहे थे, आज फिर तुम कह रहे हो कि वो अच्छे इंसान है। तो एक तो वो पेरेंट्स है और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है उतनी ज्यादा, ठीक है, तो पहले तो उन्हें काउंसलर से मिलना चाहिए,
स्कूल में काउंसलर होने का बेस्ट फायदा ये होता है कि उन्हें कोई अलग से नहीं जाना, वो जान गए होते हैं, थोड़ा समझ गए होते हैं। एक ये भी फायदा होता है। What should be normal interval they should be meeting the counselor? सर इंटरवल मतलब हमारा तो जैसे कि हम यहाँ पे जहाँ पे मैं थी, जिस इंस्टीट्यूशन के साथ हुई थी, तो हम तो उन्हें पूरा टाइम देते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट सेट होती है। अब उसमें कैसी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि हम फॉलो अप सेशन कितने टाइम पे रखेंगे। कई बार हम रोज रखते हैं, कई बार हम एक साथ 2-2 घंटे का रखते हैं, डिपेंड्स की प्रायोरिटी क्या है। नहीं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फीडबैक सेशन कि भाई 15 दिन में एक बार मिले आपको, एक रिव्यू दिया कि नहीं इतनी इतनी बातें हुई थी, अब उसमें से ये चीज अच्छी हुई है, यहाँ कुछ ज्यादा सुधार नहीं है, और यहाँ तो बिल्कुल जस का तस है। इस तरह का एक ब्रॉड फीडबैक विच कुड लास्ट। करेक्ट। लास्ट, यस सर। जैसे कि एक चीज बताओ कि जैसे मैंने 5 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन किया था, 1.5 घंटे का था, और उसमें सर तीसरे चौथे दिन पर पहले दिन तो हमें पता रहता है कि बच्चे अभी थोड़ा रिजिड मोड में रहेंगे, तुरंत सरेंडर नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है कि जो पहली बार में एक्सेप्ट नहीं करते। आई लव देम बिकॉज वो चेक करते हैं, करना चाहिए। तो मुझे ऐसे बच्चे की जिनके बारे में ये कंप्लेन हो ना कि रिजिड है, हमारी बात नहीं सुनता, ऑफेंस करता है, बहुत सामने बोलता है, मुझे वो बच्चे बहुत पसंद होते हैं। आई लव देम। लेकिन तीसरे चौथे दिन पर सर सभी पेरेंट्स के मैसेज आते हैं, और 5 दिन जिस दिन हमारा पूरा हुआ, पेरेंट्स हमारे 100% प्रेजेंट थे, और सभी ने रिस्पॉन्स दिया, और सभी ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि 5 दिन में हमारा बच्चा ये बदल सकता है। ये तो एक ट्रेनिंग सेशन की बात है। नॉर्मल काउंसलिंग में सर दूसरे तीसरे सेशन के बाद पेरेंट्स फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बच्चे खुद कोऑपरेट करने लग जाते हैं घर में। जो सिम्टम्स आप देख सको, आपकी आंखों में आए उड़ के, इतने ज्यादा बदलाव आते हैं। तीसरे सेशन के बाद तो सर मुझे लगभग 100% पेरेंट्स से फीडबैक मिलते हैं। कई जगह एक दिन पे भी मिलते हैं जहां पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर है, लेकिन 3 सेशन के बाद तो अमेजिंग फीडबैक मिलते हैं, अमेजिंग फीडबैक मिलते हैं। और टचवुड की मुझे तो प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट किया। हाँ, शुरुआत के 1 साल में तो नए इंसान को कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, नेचुरल ह्यूमन नेचर है ये तो। लेकिन दूसरे जब उन्होंने चेक कर लिया, उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि इससे हमारी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से मेरे ओपिनियन को एक्सेप्ट किया होगा। जब भी मैंने उन्हें कहा हो कि इस बच्चे को अभी आप 4 दिन तक कुछ मत चेक करना, तो उन्होंने नहीं किया, ते कोऑपरेटर्स। और उसके बाद उन्होंने कहा भी कि नहीं आपने सही किया, इसके साथ ये सही हुआ। तो एक तो काउंसलर में खुद भी बहुत ज्यादा धीरज चाहिए, क्योंकि एक ऑफबीट फील्ड है, इसे आपके काम से ही इस फील्ड को एक पहचान मिलेगी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करते रहो। और सबसे अच्छी चीज कि काउंसलर कभी भी क्रेडिट नहीं लेता, कभी भी क्रेडिट नहीं लेता। वो कभी नहीं कहता कि मैंने इसके लिए ये किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसकी नियति है, मैं नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। ये तो एक ब्लेसिंग्स है कि हमें निमित्त बनने का मौका मिला है। आप एक अरसे से इस लाइन में है। जी सर। तो मैं थोड़ा काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये सारे वर्षों में जो आपके संबंध रहे टीचिंग फैकल्टी के साथ या मैनेजमेंट के साथ, वो उनको एक्सेप्टेंस में देर लगती है, एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस से कभी कतराते हैं, क्या रहा आपका अनुभव? सर पहले चीज तो मैनेजमेंट के साथ होती है, राइट। और अगर आपका माइंडसेट जॉब वाला नहीं है, मतलब एक होता है ना कि भले आप जॉब कर रहे हो लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कर रहे हो, आप अपने काम के लिए बहुत कमिटेड हो। जैसे कि मैं हूं, मेरे टाइप के जो लोग हैं
वो कह देंगे कि सर आपके इंस्टीट्यूट में मैं काउंसलर हूं, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट तो एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि भाई इसे बैठे बैठे हम क्यों इतना दे रहे हैं, इसका काम क्या है, बात करना है, तो हम क्यों दे, इसकी एज क्या है तो हम क्यों दे। क्योंकि अगेन ये एक ऑफबिट फील्ड है, इसे समझने के लिए भी बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए। इसे वही आदमी समझता है जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है। टचवुड मैनेजमेंट में एक दो लोग तो ऐसे होते हैं, कोई एक आदमी मिल जाए, क्योंकि हम तो साइकोलॉजिकली ये समझते हैं और ये कहते भी है कि कोई एक इंसान अगर आप पे यकीन कर रहा है तो आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते। तो कोई एक तो ऐसा मिल जाता है कि जो समझता रहता है कि हाँ, लेकिन वो हेल्पलेस हो सकता है क्योंकि वो अकेला पड़ता है पूरी मैनेजमेंट की टीम में। वो वैल्यू भले कर रहा है लेकिन उसे भी सहारे को कितना फेस करेगा वो, और हर चीज का लॉजिकल जवाब नहीं होता। क्योंकि वो किसे पता है, वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करके आया हुआ बच्चा है उसे पता है कि काउंसलर उसके साथ बिना बोले 10-10 घंटे बैठ रहा है। उसके पेरेंट्स को पता है कि उसके बच्चे की लाइफ मिल गई। तो पहले तो मैनेजमेंट में इजीली एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, क्योंकि मैनेजमेंट आज तक मैं कुछ दूसरा पूछ रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि एक और स्कूल मैनेजमेंट है जिसमें टीचर्स आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, एक और आप हैं। संख्या की दृष्टि से वो कई ज्यादा है। आप अकेले या शायद एक या दो और आपके साथ जुड़ते हैं तो माइक्रो वो बनता है, मगर काउंसलिंग तो 1:1 होता है, तो उसमें तो ज्यादा संख्या का अवकाश नहीं। तो ये किस तरह से जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ? हाउ द टीचर वुड से दैट नहीं, ये काउंसलिंग तो बहुत अच्छा है और काउंसलिंग की वजह से बच्चे का पढ़ना, बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन, उसका दूसरे बच्चे के साथ का व्यवहार सब में सुधार होता है। जी। तो सर पहले तो क्या होता है कि जी, मैं खाली एक होता है, एक सिर्फ काउंसलर है। मेरा ये हुआ कि मैं 2010-11 से मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, माइंड पावर ट्रेनर एंड मेमोरी पावर ट्रेनर, मेमोरी ट्रेनर एंड माइंड ट्रेनर। तो और उससे भी पहले से कि मैं बहुत पहले से पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में थी। तो मैं एक जनरल गाइडेंस, पेरेंटिंग सेमिनार, जो मास काउंसलिंग है, लेकिन जैसे कि 400-500 बच्चों के साथ एक बार मास काउंसलिंग करना। दूसरी चीज कि अगर जब लोग ये देखते हैं कि इसे क्लास कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं पहले से ही मानती हूँ कि क्लास कंट्रोल करना ही नहीं रहता है, किसी को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो मैंने 600-600 बच्चों के साथ एक साथ लेक्चर्स लिए हैं और 3 घंटे के लिए विदाउट एनी वीडियो, और 3 घंटे में 600 बच्चे 10th to 12th के बच्चे सीढ़ी पर बैठे हो, आधे तो मेरे साथ 50 स्टेज पर बैठे हो, लेकिन हमें कभी भी एक भी बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ा। हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए था जो आकर के आधे बच्चों को शांत रखे। तो एक तो ये चीज आपके काम को रिस्पेक्ट की ओर ले जाती है, आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप स्कूल काउंसलर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सही से आप बने, तो आपके लिए जरूरी है कि आप मास के साथ भी कनेक्ट हो, आपका रीडिंग अच्छा हो, आप अच्छे लोगों को सुनते हो, और आप जानते हो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये एक ऑफबीट फील्ड है, आपको मेहनत लगेगी, आपको क्रेडिट लेना ही नहीं है। आपको आज आप कहिए कि आप, इट इज इजियर सेड देन डन। वो कैपिटलाइज तो कहीं ना कहीं आ जाता है, आ जाता है सर, आ ही जाता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे ये है कि जिस तरह से स्टूडेंट काउंसलिंग जरूरी है और उसको समझना जरूरी है, सिमिलरली मैं भी अगली बार हमने जब चर्चा की तब आपने ही सम्मति दी थी कि पेरेंट काउंसलिंग इससे भी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मटेरियल है वो है नहीं, या तो और है तो उनका ईगो आने नहीं देता वो मटेरियल। करेक्ट करेक्ट। तो आप कैसे हल निकालती हैं इसका?
सर उसमें टाइम लगता है। देखिए ये सारी चीजें एक तो टाइम लेती है, लेकिन इवेंचुअली जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि नहीं, वहां पे जो 4 पेरेंट्स गए थे वो कहते हैं कि हमें बहुत मजा आया। दूसरा, मैंने उसका नाम रखा, मैंने अपने आप को वक्ता के टाइटल से हटाया, काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग में, और मैंने उसका नाम रखा संवाद सेतु। जो मैं सिर्फ एक ब्रिज हूं, मैं इधर भी नहीं हूं इधर भी नहीं हूं, और मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक ब्रिज हूं। यानी भारत जैसे नॉन अलाइंड है आप। जी नहीं अमेरिका के इसका, साथ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसके जरिए ये होने लगा है अब तो कि टाइम लगता है कि, लेकिन आपने अगर कंसिस्टेंसी की है, मेंटेन किया है अपने आपने क्वालिटी को, आपने ये नहीं देखा कि 6 पेरेंट्स आए हैं तो आप करोगे कि नहीं, नहीं। एक बार ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 6 पेरेंट्स आए थे, पर हमने टाइम रखा था कि हम 9 बजे शुरू करेंगे, हमने डॉट 9 बजे शुरू किया, और हमने 10 बजे पूरा करना था, हमने 10 बजे पूरा किया 6 पेरेंट्स के साथ। लेकिन एक बार जब लोगों को पता चल गया कि नहीं यार ये कमिटेड है, और एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो पेरेंट्स आते हैं सर। डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ काउंसलर इज एग्जैक्टली, बेसिक फर्स्ट रिक्वायरमेंट। थिंग वेरी। और ऊपर से काउंसलर एडवाइजर नहीं होना चाहिए। काउंसलर को पता है, मुझे पता है कि जो पेरेंट्स आए वो मुझसे ज्यादा जानते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो एक तो कोई भी आज कोई मुझे एडवाइस देने लगेगा तो मैं कितना ही सुनूंगी, और मैं क्यों जाना पसंद करूंगी। तो काउंसलर एडवाइजर नहीं है, काउंसलर एक ब्रिज है। हाँ, जी, आपको उनके पास से उनकी घड़ी मांग के टाइम बताना है। बिल्कुल समझ सकता बिल्कुल हूँ सर, मैं, ये जरूरी है क्योंकि somebody else looking at your child and you looking at your child, दोनों अलग है। दो बातें अलग है। तो रश्मि जी, काफी बढ़िया बात हुई आज। इसको जी आगे सर, थैंक बढ़ाएंगे यू। डायलॉग को हम। और फिर एक बार मुझे आपको कहना है कि ये जो हमारे सेशन है उसका जो फीडबैक आता है वो काफी अच्छा आता है। यहाँ तक कि एक दो और जो इस क्षेत्र में है लोग, वो उनको यहाँ हमारे ये सेशन में आना है, यहाँ तक का रिस्पांस आता है। तो वाह, मैं कहूँगा कि आप जो करते हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे है, और ये एक एक तरह से समाज सेवा का और बच्चों की सेवा का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपको सर, थैंक यू। धन्यवाद, आप इतने अरसे तक जुड़े हमारे साथ और चर्चा का लाभ लिया। कोई भी प्रश्न है आपको तो आप हमें भेज सकते हैं। अगली बार से हम रश्मि जी का मेल आईडी भी रखेंगे यहाँ, ताकि आप सीधा उनसे संवाद कर सकें। श्योर सर। तो सीधी बात एक दूसरे से संवाद से तो हो जी, सकता है। तो ठीक है, आज आपका ये चर्चा जो है उसको मैं अंत तक ले जाता हूँ। मिलेंगे कल एक दूसरा विषय, दूसरी पैनल, दूसरी चर्चा के साथ, और ऐसे ही हमारी रफ्तार चलती रहेगी। हम 150 एपिसोड पूरा करके अब 200 की ओर जा रहे हैं। सिमिलरली हमारे रजिस्ट्रेशन भी जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि गत 1.5-2 महीने में करीब 2000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सब दर्शक मित्रों आपका प्रभाव है, आपकी हमारे प्रति जो प्रेम और लागनी है उसका रीजन है। मैं फिर भी चाहूंगा कि आपका चैनल है, आप, हम और हमारे गेस्ट जब तीनों इकट्ठे होकर सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं तभी ऑप्टिमम रिजल्ट, यानी जो हमें प्राप्त करना है वो प्राप्त हो सकता है। तो आप जितना भी इंटरेस्ट होंगे, आपके दोस्त है, रिलेटिव है, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराओ। कुछ प्रश्न है तो हमें बिल्कुल बेझिझक भेजो, और नियमित ये चैनल देखते रहो, तो हम मानते हैं कि हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं इसके पीछे वो सफल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, धन्यवाद रश्मि जी। थैंक यू सर।